हेलो 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 बच्चों। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी को आवाज़ आ रही होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो है डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो आज के इस क्लास में हम लोग सबसे पहले आज की क्लास में केवल डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उसका डिस्कशन करेंगे, और उसके बाद कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं नीट में डी ब्लॉक से, उसका हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रियोरिटी टेबल में बात करें तो यहां पर कि जो अपना डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो यहां पर लाई करते हैं। ये जो आपका यहां पर हम लोग बात करें सो यहां पे ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक के जो एलिमेंट्स हैं उनको बोलते हैं हम लोग डी ब्लॉक के एलिमेंट। ठीक है, ये आपका एस ब्लॉक है, ये आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट है, और ये आपके पी ब्लॉक एलिमेंट है, और ये एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो ये डिसाइड कैसे होते हैं कि कौन से ब्लॉक में कौन सा एलिमेंट जाएगा? तो जब हम लोग उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में जिस सबसेल में जाता है उसी के बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि ये किस ब्लॉक का एलिमेंट होगा। तो यहाँ पे डी ब्लॉक के एलिमेंट में क्या होगा, जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन रहेगा वो डी सबसेल में जाता है, इसलिए हम लोग इसको डी ब्लॉक के एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, सो यहां पर देखिए डी ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट है। जो अपना इसको बोलते हैं, ये वाला जो आपका फोर्थ पीरियड के जो एलिमेंट होते हैं डी ब्लॉक में, इसको बोलते हैं हम लोग 3D सीरीज के एलिमेंट, क्योंकि यहां पर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है एलिमेंट का वो किस में जाता है, 3D ऑर्बिटल में जाता है, इसलिए हम लोग इसको 3D सीरीज के एलिमेंट भी बोलते हैं। वहीं पर इसको हम लोग बोलते हैं फोर्थ पीरियड के जो एलिमेंट होते हैं डी ब्लॉक में, उसको बोलते हैं हम लोग 4D सीरीज के एलिमेंट, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करता है, 4D सीरीज में, 4D ऑर्बिटल में। उसी प्रकार से यहां पर जो आपके 6 पीरियड के एलिमेंट होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं आपके 5D सीरीज के एलिमेंट, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन 5D में एंटर करता है। और ये जो 7th पीरियड के जो एलिमेंट होते हैं डी ब्लॉक में, इसको बोलते हैं हम लोग आपका, ये हो गया 5 6 से यहाँ पर 3 4 5 6, ये हो जाएगा 6D का सीरीज का एलिमेंट। तो चलिए यहाँ पर इसका डिफिनेशन क्या होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते किसको हैं, इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ऑफन कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उसको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। उसका रीजन क्या है, बिकॉज देयर पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल इन बिटवीन द एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। तो जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में लाई करती है। जैसे एस ब्लॉक जो होते हैं वो ज्यादा ही रिएक्टिव होते हैं, और वहीं पे पी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं वो कम रिएक्टिव होते हैं। तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट के बीच में इनकी प्रॉपर्टी लाई करते ही, नहीं ज्यादा रिएक्टिव होते हैं ना ही कम लेस रिएक्टिव होते हैं। तो इसको हम लोग इनकी प्रॉपर्टी जो होता है वो एस और पी ब्लॉक के बीच में लाई करता है, इस वजह से हम लोग इसको ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। ठीक, सो दियर प्रॉपर्टीज आर ट्रांजिशनल बिटवीन द हाईली रिएक्टिव मेटालिक एलिमेंट दैट इज एस ब्लॉक विच फॉर्म आयनिक कंपाउंड, जो कि आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। और वहीं पर जो एलिमेंट होते हैं पी ब्लॉक विच कोवेलेंट इन कंपाउंड, जो कि कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं। तो जो अपने ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो आयनिक और कोवेलेंट दोनों टाइप के कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। जब अपने वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं एलिमेंट डी ब्लॉक के, तो वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, और वहीं पर जब वो लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं तो आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो ये बातें आपको कुछ ध्यान रखना है। अब अगला क्या बोल रहा है कि टिपिकली द ट्रांजिशन एलिमेंट हैव द इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल। तो बोल रहा है कि जो अपने यहां पर ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं इनके पास इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक, सो ए ट्रांजिशन एलिमेंट में बी डिफाइंड एज एलिमेंट दोज atoms in ground state or in the common oxygen state have the partially filled d subshell। तो क्या बोल रहा है कि देखिए ट्रांजिशन एलिमेंट को डिफाइन करने का तरीका ये भी है कि ऐसे एलिमेंट जिसके पास क्या हो, डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, उसी को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट बोलेंगे। हैविंग द इलेक्ट्रॉन बिटवीन द 1 to 9, जिसमें क्या हो 1 to 9 डी में ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स और डी सबसेल में, उसको हम लोग डी ब्लॉक के एलिमेंट बोलेंगे। ठीक है, सो ये बात आपको ध्यान रखना है। सो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या बोल रहा है कि 12th ग्रुप एलिमेंट जो होते हैं, यहां पर देखिए जो 12th ग्रुप के एलिमेंट है कौन कौन, जीनी कनाडा होगा, जिंक, कैडमियम और मरकरी। जीनी कनाडा होगा, इस तरीके से याद रखते हैं। तो जो 12th ग्रुप के एलिमेंट होते हैं इनके डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, क्योंकि फुल्ली फिल्ड होता है।
तो यहाँ पर अपना ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोले जाते। वही बात यहाँ पर लिखा है कि कहाँ चला गया, 12th ग्रुप जिंक, इसको हम लोग जिंक ग्रुप भी बोलते हैं। एलिमेंट्स हैव द कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स, यहां पर कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं इन द ग्राउंड स्टेट एज वेल एज इन देयर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, देयरफॉर दे आर नॉट रिगार्डेड एज द ट्रांजिशन एलिमेंट। इस वजह से हम लोग इसको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते। ठीक है, जैसे यहां पर बात करते हैं, जैसे अपना जीनी कनाडा होगा, ये जैसे इसमें जिंक की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है यहाँ पर, आर्गन 4s2 3d10। तो यहाँ पर देखिए इसके ग्राउंड स्टेट में इसके पास सारे के सारे ऑर्बिटल फुल है, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है इसके पास डी में। ठीक है, अगर वहीं पर हम इसके कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें जो कि होता है +2, तो +2 में भी यहाँ पर जो जिंक होता है तो ध्यान से देखेंगे तो इसके पास होते हैं 4s0 और 3d10। अब भी अगर ध्यान से देखोगे तो डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। तो इस वजह से जो जेड अपना होगा, जो जिंक होगा, वो अपना क्या होगा, एक नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट होगा। उसी तरीके से यहाँ पर जो कैडमियम होता है सेम प्रॉपर्टी ये भी दिखाता है, मरकरी भी अपना इस कैटेगरी में नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट कहे जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास ग्राउंड स्टेट और कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी में नहीं प्रेजेंट होते। तो ये तीनों क्या होते हैं, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट कहे जाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, सो यहां पर वही बात बताया गया है, द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इज n-1 डी n2 1 to 10 ns 1 to 2। तो ये आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है किसके लिए, आपका ध्यान क्या रखना है कि यहां पर किसके लिए होता है, अपना डी ब्लॉक के एलिमेंट के लिए। तो थर्ड सीरीज का रहेगा तो n का वैल्यू 3, n का वैल्यू 4 रख देंगे। फोर्थ सीरीज के लिए यहाँ पर n का वैल्यू 5 रख देंगे। n का वैल्यू क्या है, पीरियड नंबर है, तो यहाँ पे n का वैल्यू रखते जाइए और इस तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। ठीक है, ब्लॉक वाइज, मतलब 3D सीरीज का, 4D सीरीज का और 5D सीरीज के एलिमेंट के लिए। सो वेयर n क्या है, आउटर मोस्ट सेल बोले तो पीरियड नंबर। हाउएवर द पैलेडियम डज नॉट फॉलो दिस जनरल रूल, लेकिन जो पैलेडियम है वो इस जनरल रूल को फॉलो नहीं करता। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इट हैज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4d10 एंड 5s0। वहीं पर अब अगर आप देखोगे जो निकिल होता है, निकिल जो होता है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 28, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है यहाँ पर 4d8, और क्या होता है यहाँ पर 3d, सॉरी यहाँ पर 4s2 और 3d10 होता है 8। बट वहीं पर इसके जस्ट नीचे ही आता है पैलेडियम, लेकिन पैलेडियम के केस में क्या होता है, पीडी के केस में क्या होता है, यहाँ पर इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या हो जाता है 4s0 और 3d10 हो जाता है। यहां पर जो 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डी में चले जाते हैं। इसका रीजन ये होता है क्योंकि पैलेडियम के केस में साइज बढ़ने की वजह से यहां पर जो 4s और 3d ऑर्बिटल्स होते हैं इनकी एनर्जी लगभग में बराबर हो जाती है। जो अपना 4s, सॉरी यहाँ पर पैलेडियम में क्या हो जाएगा, ये 4s नहीं होगा, यहाँ पर जो अपना क्वांटम नंबर बढ़ जाएगा n का वैल्यू, तो इसके लिए क्या हो जाएगा 4d10 और 5s0। तो ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पर 4d और 5s का एनर्जी लगभग में बराबर होने की वजह से यहाँ पर जो यस के दोनों इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो डी में आ जाते हैं, और डी जो होता है वो फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल हो जाता है, जो कि एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो इस वजह से पैलेडियम जो होता है उसका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4d10 और 5s0। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसका रीजन क्या होता है, ड्यू टू द नियरली इक्वल एनर्जी ऑफ 4d एंड 5s ऑर्बिटल। ठीक है, और क्या बोल रहा है कि जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आर इन्वॉल्व इन द ट्रांजिशन सीरीज बट दे आर नॉट कॉल्ड एज नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। तो इनको डी ब्लॉक एलिमेंट में रखते हैं, तो इसलिए हमको ध्यान रखना है कि सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते। ठीक है, सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते, लेकिन जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं उनको हम लोग डी ब्लॉक के एलिमेंट बोल सकते हैं। ठीक, तो वही बात लिखा है, ड्यू टू द कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल। तो जो जीनी कनाडा होगा, जिंक, कैडमियम, मरकरी जो होते हैं वो नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। कोई पूछे रीजन तो बता देंगे, क्योंकि उनके पास क्या होते हैं, ग्राउंड स्टेट में और एक्साइटेड स्टेट में, वहां पर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में वहां पर इनकम्प्लीट मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते डी में, सारे के सारे क्या होते हैं, फुल्ली फिल्ड होते हैं। ओके,
आगे देखते हैं। तो यहां पर ये हो गया फर्स्ट सीरीज, सेकेंड सीरीज और थर्ड सीरीज। तो हम लोग तीन ही सीरीज की बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद के जो फोर्थ सीरीज के एलिमेंट होते हैं उसमें जनरली रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, तो उनकी स्टडी हम लोग नहीं करते। यहाँ पर हम लोग फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड सीरीज के एलिमेंट की बात करेंगे, मतलब ये 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज के एलिमेंट की बात करेंगे, क्योंकि ये क्या होते हैं, नॉन रेडियो एक्टिव नेचर होते हैं, ठीक है। सो यहां पर देखिए सबसे पहला जो सीरीज है 3D सीरीज के एलिमेंट, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए 4s में दो दो इलेक्ट्रॉन सब में फिल कर देना है, दो दो इलेक्ट्रॉन। क्रोमियम के लिए ध्यान रखना है, एक्सेप्शनल केस है। उसके बाद मैग्नीज में भी दो, आयरन में भी दो, कोबाल्ट में भी दो, निकल में भी दो, और कॉपर भी एक्सेप्शनल दिखाता है, इसका प्रॉपर्टी ध्यान है कि इसमें एक फिल करना है, और जिंक में भी दो। और वहीं पर डी में 3D ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, 1 2 3 4। यहाँ पे 4 ना होकर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ध्यान रखना है क्रोमियम में क्या होता है कि होना चाहिए जो होना, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए क्रोमियम का, वो क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए 4s2 और 3d4 होना चाहिए, 4s2 और 3d4। बट जो अपना 5D होता है, जो अपना 3D होता है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन आने की वजह से वो हाफ फिल्ड हो जाता है, जो कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो क्रोमियम के लिए ध्यान रखना है कि इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है अपना आर्गन, क्या होता है, आर्गन 4s1 और 3d5, ठीक। और बाकी सब में सेम वही रहेगा, कोई एक्सेप्शन नहीं है। बट यहाँ पर कॉपर में आकर भी क्या होगा, जो 4s का इलेक्ट्रॉन होता है एक, वो डी में चला आता है, क्योंकि इसके वजह से वो फुल्ली फिल्ड हो जाता है। तो यहाँ पर भी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा कॉपर का, वो क्या होता है अपना आर्गन 4s1 और 3d10। तो कॉपर और क्रोमियम के केस में इन दोनों का एक्सेप्शनल जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला कौन सा है, सेकेंड सीरीज, बोले तो 4D सीरीज। यहाँ पर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन रहेगा वो 4D ऑर्बिटल में जाएगा, इस वजह से इसको हम लोग 4D सीरीज के एलिमेंट और सेकेंड सीरीज के एलिमेंट भी बोलते हैं। यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट है, वाइट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पैलेडियम का देखिए, यहाँ पर क्या होता है, इसका 0 होता है, यहाँ पर 5D 5s 0 और 4D 10 होता है, ठीक। इलेक्ट्रॉन और सिल्वर का यहाँ पे ध्यान रखना है, सिल्वर का जैसे कॉपर में होता है उसी तरीके से क्या होता है 5D, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5D1 और सॉरी 5s1 और 4D10 हो जाएगा, ठीक। तो ये कुछ आपको ध्यान रखना है। और इस तरीके से एक आपको जिरकोनियम का ध्यान रख सकते हैं, जिरकोनियम क्या हो जाएगा 5s0 और 4D2, यहाँ पर भी 2 रहेगा। तो ये कुछ एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको ध्यान रखना है। और उसी तरीके से जैसे क्रोमियम का होता है उसी प्रकार से मोबिलिडियम का यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो क्या होगा 5s, क्या हो जाएगा 5s1 और 4D5। तो इसमें भी देखेंगे तो डी में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर क्रोमियम में भी 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये प्रॉपर्टी जिसमें जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी केमिकल प्रॉपर्टी को अभी हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है, कैसे वेरी करता है। अब यहाँ पर लैंथनम हो गया, हाफनियम हो गया, टांटलम हो गया, टंगस्टन हो गया, ठीक है, रेनियम हो गया, ऑस्मियम हो गया, इरिडियम हो गया, प्लेटिनम हो गया, गोल्ड हो गया और मरकरी हो गया। तो मरकरी का तो पता है सबका, कॉमन ही होगा, सेम होगा। बाकी यहाँ पर गोल्ड का देख सकते हैं, जैसे कॉपर का होता है उसी तरीके से गोल्ड का भी हो जाएगा, एक्सेप्शनल होगा। प्लेटिनम का यहाँ पे 1 होता है अपने 5s में, और 4D में 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। सो और हाफनियम का एक ध्यान रखना है कि आपका 6s, यहाँ पे 6s आ जाए, 6s में आपके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और 5D में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसे एलिमेंट के लिए ध्यान रखना है जिसपे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये कुछ एलिमेंट हो गए जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको ध्यान रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, और अब कुछ इनके कैरेक्टर जनरल ट्रेड जो होते हैं केमिस्ट्री में उसकी बात करते हैं
कि ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं उनके कुछ जो जनरल ट्रेंड्स होते हैं, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहला है मेटालिक कैरेक्टर। तो ये क्या होते हैं? मेटल होते हैं, इनके पास क्या होता है? मेटालिक कैरेक्टर होता है। तो बोला है नियरली ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट डिस्प्ले टिपिकल मेटालिक प्रॉपर्टीज सच एज हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी। यहाँ पर डक्टाइलिटी का मतलब क्या है? आप खींच कर इसको वायर में कन्वर्ट कर सकते हो। मेलेबिलिटी का मतलब क्या है? पीट के आप क्या करते हो? पतले थिन में कन्वर्ट कर सकते हो। थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो जो अपने ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं उनके पास थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी काफी अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि इनके पास होते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ड्यू टू द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इनकी कंडक्टिविटी अच्छी होती है, चाहे थर्मल बोले चाहे इलेक्ट्रिकल की बात करें। और मेटालिक लक्सर, तो यहां पर ये चमकदार भी होते हैं अपने ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, तो रीजन क्या है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल। ठीक है, और बात करें तो यहां पे मोस्ट ऑफ द जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो सीसीपी और एससीपी टाइप का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, और द ट्रांजिशन एलिमेंट आर वेरी मच हार्ड एंड वेरी लो वोलेटाइल इन नेचर। तो ट्रांजिशन एलिमेंट में ध्यान के रखना है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहां पर क्या होता है? मेटालिक बॉन्ड काफी स्ट्रांग होता है। मेटल मेटल के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है काफी स्ट्रांग होता है, जिसके वजह से यहां पर आपका जो हार्डनेस होता है काफी ज्यादा देखने को मिलता है डी ब्लॉक के एलिमेंट पे। और वहीं पर जो इनका वोलेटिलिटी होता है वो भी काफी लो होता है। रीजन क्या होता है? ड्यू टू द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर क्या होता है? मेटल मेटल के बीच का जो बॉन्ड होता है काफी स्ट्रांग होता है। मेटालिक बॉन्ड क्या होता है? स्ट्रांग होता है। एज दे हैव द हाई इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, तो अगर इनके एटम्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी हाई रहेगा तो इनको एटम्स में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ही ज्यादा इंथैल्पी की जरूरत पड़ेगी एनर्जी की। तो इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन जो होगा वो बहुत ही ज्यादा होगा। इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कैसे क्या होता है? जैसे कि ये हो गया आपके मेटल जो कि पास पास में है, इनके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो अगर मैं इनको क्या करूं, इनको मैं अलग अलग दूर दूर कर दूं एटम्स में, सिंगल एटम में कन्वर्ट कर दूं, तो जितनी एनर्जी जरूरत पड़ेगी उसको बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो यहाँ पर अगर पार्टिकल के बीच में, एटम्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा रहेगा तो इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बहुत ही ज्यादा देखने को मिलेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है इनके मेटालिक कैरेक्टर में। और क्या बोल रहा है कि जो क्रोमियम होता है, मोलिब्डेनम होता है, टंगस्टन होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल सही बात है। अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो क्रोमियम हो गया, मोलिब्डेनम हो गया और टंगस्टन हो गया, इनके पास देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 5, डी में, इसके पास भी डी में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और टंगस्टन में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, बट मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सो जिसकी वजह से दिस आर वेरी हार्ड मेटल्स, तो जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही ज्यादा इनके पास हार्डनेस देखने को मिलता है। तो मोलिब्डेनम हो गया और आपका क्रोमियम हो गया, टंगस्टन हो गया, ये सब हार्ड मेटल्स होते हैं। कोई पूछे रीजन, तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो दिस मेटल्स आर हार्ड एंड हैव मैक्सिमम एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड। तो अपने पीरियड के एलिमेंट में सबसे ज्यादा हार्ड नेचर के दिखाते हैं। रीजन क्या होता है? ड्यू टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। उसी तरीके से अगला पॉइंट में क्या बोल रहा है कि द मेटल्स ऑफ द 4D एंड 5D सीरीज हैव द ग्रेटर इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन देन द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ द 3D सीरीज। बोल रहा है कि 3D सीरीज के कंपेयर में जो 4D और 5D सीरीज के एलिमेंट होते हैं उनका इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन काफी ज्यादा देखने को मिलता है उसका। एंड दिस इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इंडिकेटिंग फॉर द ऑकरेंस ऑफ मच मोर फ्रीक्वेंट मेटल मेटल बॉन्डिंग। तो ये यहाँ पर यही आपका क्या होता है कि इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जिसकी वजह से आपको मेटल मेटल के बीच में भी बॉन्डिंग देखने को मिलेगा। ठीक है, मेटल मेटल बॉन्डिंग इन द कंपाउंड्स ऑफ द हैवी ट्रांजिशन एलिमेंट। हैवी ट्रांजिशन एलिमेंट क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज्यादा है एटम्स के बीच में कि मेटल मेटल बॉन्डिंग भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कंपाउंड्स होते हैं वो अपने हैवी ट्रांजिशन एलिमेंट में ये प्रॉपर्टी देखने को मिलता है, जहां पे मेटल ही मेटल के साथ क्या करता है? बॉन्ड बना लेता है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके। ठीक है, सो यहां पर आप इस ग्राफ को देख सकते हैं कि 5D सीरीज के जो एलिमेंट है यहाँ पर देखिए इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है और x एक्सिस पर अपना एटॉमिक नंबर है। तो यहां पर अगर आप बात करोगे 5D सीरीज का,
तो ये देखिए इनका ग्राफ क्या है, काफी ज्यादा है। 5D सीरीज के जो एलिमेंट होते हैं इनका इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन सबसे ज्यादा है, मतलब बहुत ही ज्यादा हार्ड नेचर के होते हैं अपने 5D सीरीज के एलिमेंट। उसके बाद 4D वाले आते हैं और सबसे कम से कौन से होते हैं 3D वाले। तो सबसे ज्यादा जो हार्ड नेचर के होते हैं वो 5D सीरीज के एलिमेंट होते हैं, उसके बाद 4D सीरीज के एलिमेंट होते हैं, और सबसे कम हार्ड नेचर कौन से होते हैं 3D सीरीज के एलिमेंट। ठीक है, सो ये ऑर्डर आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो यहां पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो यहां पर अच्छा रीजन, कोई पूछे रीजन ऐसा क्यों होता है, क्यों 5D और 4D के जो एलिमेंट्स होते हैं यहाँ पर इनका मेटल मेटल की बॉन्ड काफी स्ट्रांग होता है। तो उसका रीजन क्या होता है कि जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ता है ऑर्बिटल और भी ज्यादा डिफ्यूज होते हैं, ज्यादा डिफ्यूज होते हैं, ज्यादा फैले हुए होते हैं, तो ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग अच्छे से हो पाता है। और जितना ज्यादा अच्छे से ओवरलैपिंग होगा ऑर्बिटल्स के बीच में, एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में, उतना ही ज्यादा मेटालिक बॉन्ड स्ट्रांग होगा। तो इस वजह से साइज बढ़ने की वजह से ऑर्बिटल्स ज़्यादा डिफ्यूज होते हैं, और डिफ्यूज होने की वजह से ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग अच्छे से होगी, तो मेटल मेटल जो मेटालिक बॉन्ड होगा वो स्ट्रांग होता है। तो इस वजह से ये ऑर्डर देखने को मिलता है इंथैल्पी ऑफ एटमॉइजेशन का। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखना है। अगला क्या बोल रहा है कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट अगर ये हार्ड नेचर के हैं तो सिंपल सी बात है, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी काफी हार्ड होगा। तो क्या बोल रहा है कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इज मोर देन दैट ऑफ यस ब्लॉक एलिमेंट। तो सिंपल सी बात है, आपको ध्यान रखना है कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं, वो यस ब्लॉक से ज्यादा हार्ड नेचर के होते हैं। जैसे आप बात करो सोडियम की, जैसे आप बात करो पोटेशियम की, तो आप इनको आप चाकू से भी कट कर सकते हो, नाइफ से इजीली कट कर सकते हो, लेकिन आप इजीली नाइफ से आयरन को, डी ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं उनको कट नहीं कर सकते। अच्छा, इसका रीजन क्या होता है, क्यों यहाँ पर अपने जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो ज्यादा हार्ड नेचर के होते हैं इस ब्लॉक के? तो उसका रीजन है ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जो अपने डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं उनके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो उनके पास हार्डनेस ज्यादा होगा। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे रीजन भी लिखा हुआ है ड्यू टू स्ट्रॉन्गर मेटालिक बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द प्रेजेंट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन। तो डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ऑर्बिटल ऑर्बिटल क्या करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। वहीं पे अपने जो यस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं उसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते। तो ये रीजन होता है कि यहाँ पर डी ब्लॉक एलिमेंट ज्यादा हार्ड नेचर के होते हैं। वहीं पर जो अपना जिंक होता है, कैडमियम होता है, मरकरी होता है, देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल सही बात है, जो अपने डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, जैसे जिंक हो गया, अगर मैं यहाँ पे जिंक की बात करूं तो जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, आर्गन क्या होता है 4s2 और 3d10। तो इनके पास क्या होता है, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो इनके पास क्या होता है, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। यहाँ पर ध्यान से देखिए, सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर्ड है, सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर्ड है। तो ड्यू टू अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें, जो अपने 12th ग्रुप के एलिमेंट होते हैं जिंक कैडमियम मरकरी में, यहाँ पे क्या बोल रहा है, ड्यू टू द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द डी ऑर्बिटल, हेंस ड्यू टू अब्सेंस ऑफ कोवलेंट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आर वेरी लो इन दिस सीरीज। तो यहाँ पर बोल रहा है कि देखिए, अगर आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा नहीं तो डी डी जो ऑर्बिटल्स हैं वो ओवरलैपिंग करेंगे नहीं, कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे नहीं। अगर बॉन्ड नहीं बनेगा तो उनका नेचर कैसा हो जाएगा, उनके बीच में मेटालिक फोर्स नहीं रहेगा, और मेटालिक फोर्स नहीं बनेगा तो वो क्या हो जाएंगे, अपने हार्ड नेचर के नहीं होंगे। सो यहाँ पर इनका जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है बहुत ही कम होता है। रीजन क्या होता है, ड्यू टू अब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इनको हम लोग वोलेटाइल मेटल्स भी बोलते हैं, जैसे जिंक हो गया, कैडमियम हो गया, मरकरी हो गया, इनको वोलेटाइल मेटल भी बोला जाता है। वहीं पर जो मरकरी होता है वो रूम टेम्परेचर पर अपना किस में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। कोई पूछे रीजन क्या है तो बोल दो क्योंकि ड्यू टू अब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो मेटल मेटल के बीच में बॉन्डिंग नहीं हो पाता। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो अगला क्या बोला है कि इन 3D सीरीज द स्कैंडियम टू क्रोमियम मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज। बोल रहा है कि हम लोग जब मूव करते हैं स्कैंडियम से क्रोमियम में तो जो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो इंक्रीज करता है।
और फिर मैग्नीज टू जिंक जब जाते हैं तो फिर बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करता है, पहले इंक्रीज करता है फिर डिक्रीज करता है। अब रीजन क्या होता है? ड्यू टू द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर अगर हम लोग टेबल में देखें, देखिए सो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो देखिए क्रोमियम जो है इसके डी में इलेक्ट्रॉन देखना है, तो स्कैंडियम में 1 है, टाइटेनियम में 2 है, वेनेडियम में 3 है, क्रोमियम में कितना है? 5 हो गया। तो देख रहे हैं जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, कहाँ तक? क्रोमियम तक, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं। और सिंपल सी बात है, जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही ज्यादा क्या देखने को मिलेगा हमको? उतना ही ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट देखने को मिलेगा। उसी प्रकार से क्रोमियम में भी देखेंगे तो यहाँ पर क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 प्रेजेंट है। बट उसके बाद आप यहाँ पर क्या होता जाएगा? पेयरिंग होता जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन क्या होते जाएंगे? अगर मैं एफ में बात करूँ तो देखो यहाँ पेयरिंग हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, अब 4 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे। उसी प्रकार से यहाँ पर 7 हो जाएगा तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कोबाल्ट में, निकिल में 8 हो जाएगा तो 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेंगे इसमें, और कॉपर में क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा तो 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो कहने का मतलब है जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट मूव करोगे वैसे वैसे यहां पर कहां से? मैग्नीज टू जिंक क्या होगा? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन घटने लगेंगे। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होने लगेंगे? घटने लगेंगे। तो ध्यान क्या रखना है? पहले स्कैंडियम से क्रोमियम तक, मैग्नीज तक बढ़ते हैं, फिर मैग्नीज से लेकर जिंक तक घटते हैं। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ता है तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन घटते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट घटता है। उसी चीज को यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, सो वही बात यहाँ पर लिखा गया है कि इन 3D सीरीज स्कैंडियम टू क्रोमियम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज, एंड मैग्नीज टू जिंक मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करता है। ठीक, सो ये बात ध्यान रखना है। अगला पॉइंट क्या बोल रहा है कि लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट मरकरी। सबसे कोई पूछे सबसे लोवेस्ट जो मेल्टिंग पॉइंट होता है किसका होता है? मरकरी का होता है। यहां पर देखिए कितना है? -38 डिग्री सेल्सियस सबसे लोवेस्ट है। कोई पूछे रीजन ऐसा क्यों, तो बोलो क्योंकि इसके पास क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, और ज्यादा साइज, बड़ा साइज होने की वजह से यहाँ पर ऐसा देखने को मिल रहा है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी नहीं है तो मेटल मेटल बॉन्ड हो नहीं पाएगा, तो यहाँ पर अपना इसका जो यहाँ पर इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा बहुत ही कम देखने को मिलेगा। वहीं पर अगर आप टंगस्टन की बात करोगे डब्लू का, तो इसका कितना होता है? 3400 डिग्री सेल्सियस सबसे हाईएस्ट होता है उसका। कोई पूछे रीजन क्या है, तो बोलोगे कि इसमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मैक्सिमम होते हैं। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होने की वजह से यहाँ पर क्या होगा? अपना मेटल मेटल के बीच में बॉन्डिंग काफी अच्छा होगा और इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका रीजन और कितना होता है इसका टेम्परेचर। ठीक, सबसे लोवेस्ट ये मरकरी और सबसे हाईएस्ट टंगस्टन का होता है। ओके, अब देखिए उसी ग्राफ को यहाँ पे दिखाया गया है कि जैसे जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम से बढ़ोगे तो ध्यान से देखो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं। क्या हो रहा है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं। उसके बाद क्रोमियम से मैग्नीज में घटता है, और फिर क्रोमियम से आयरन तक बढ़ता है, और फिर उसके बाद धीरे धीरे घटने लगता है। फिर यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन घटने लगते हैं, तो फिर मैग्नीज, कोबाल्ट और निकिल तक का लगभग सेम रहता है। फिर निकिल से लेकर कॉपर तक में अचानक से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन घटते हैं, तो फिर इनका जो इलेक्ट्रॉन रहता है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट रहता है वो भी घटने लगता है। सो यहाँ पे ये मेल्टिंग पॉइंट है डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट है डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, तो यहाँ पर ये ज्यादा हार्ड नेचर का नहीं होता, और जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा होगा वो हार्ड नेचर का, जैसे क्रोमियम होगा। देखो मैक्सिमम दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि इसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है डी में, तो इस वजह से मैक्सिमम दिखा रहा है यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, सो यहाँ पर आपका 3D सीरीज के एलिमेंट का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर दिखाया गया है। ओके, अब डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी जो होता है, फार्मूला इसका पता होना चाहिए। जो डेंसिटी होता है इसका फार्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो जो डेंसिटी होता है वो मास के साथ साथ वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। तो अगर मास कांस्टेंट है तो वॉल्यूम चेंज होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगा घटेगा और वहीं पे अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है और मास चेंज हो रहा है तो वहां पर क्या होगा? अपना डेंसिटी बढ़ेगा। ठीक है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो क्या बोल रहा है कि अक्रॉस ए पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो बोल रहा है वॉल्यूम क्या करता है? डिक्रीज करता है, एंड एटॉमिक मास क्या करता है? इंक्रीज करता है।
जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो जो वॉल्यूम होता है वो क्या करता है, डिक्रीज करता है, एटॉमिक नंबर जो होता है, एटॉमिक मास जो होता है वो इंक्रीज करता है। ठीक है, तो उसका एक रीजन होता है कि जो इसका वॉल्यूम होता है डिक्रीज करने का, एक तो इसका रीजन होता है कि वहां पर क्या होता है, अपना ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि डी ऑर्बिटल्स होते हैं, डी ऑर्बिटल जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका शील्डिंग बहुत पुअर होता है, तो इफेक्टिव जेड इफेक्टिव चार्ज बढ़ने लगता है, साइज क्या होता है, घटने लगता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, साइज छोटा होगा। तो लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो वॉल्यूम घटेगा, मास बढ़ेगा, सिंपल सी बात है, जो वॉल्यूम होगा, डेंसिटी होगा वो बढ़ जाएगा, हेंस द डेंसिटी इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड। तो इस वजह से डेंसिटी जो होता है लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ता है। ठीक है, सो यहां पर देखिए, यहाँ पर देखेंगे तो जो निकेल का ज्यादा होता है कोबाल्ट से, कोबाल्ट का आयरन से, आयरन का मैग्नीज से, मैग्नीज का क्रोमियम से, इसका वैनेडियम से, टाइटेनियम से, इस तरीके से। और कापर का क्या होता है, जिंक से ज्यादा होता है। सो जिंक हैज द लोवेस्ट डेंसिटी बिकॉज ऑफ इट्स एटॉमिक वॉल्यूम। तो एटॉमिक वॉल्यूम के यहाँ पर एटॉमिक वॉल्यूम हायर होने की वजह से यहाँ पर इसका इस तरीके का लोवेस्ट देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको ये ऑर्डर ध्यान रखना है कि 3D सीरीज के एलिमेंट का सबसे ज्यादा होता है डेंसिटी, उसके बाद 4D का, उसके बाद 3D सीरीज के एलिमेंट का ऑर्डर ऑफ डेंसिटी इन द ग्रुप में ऊपर से नीचे जाओगे तो डेंसिटी क्या करेगा, बढ़ेगा। मैक्सिमम जो डेंसिटी होता है वो इरिडियम का होता है, ठीक है, जो कि लगभग में बराबर होता है, लेकिन थोड़ा ज्यादा ही होता है किससे, ऑस्मियम से। तो ये आपको कुछ प्रॉपर्टी ध्यान रखना है। ओके, आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन या तो एंथैल्पी की बात करें तो यहां पर दे हैव द हाई आयोनाइजेशन एनर्जी एज कंपेयर टू ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 मेटल ड्यू टू देयर द हाई जेड इफेक्टिव। देखिए जेड इफेक्टिव हाई होने की वजह, रीजन क्या है जेड इफेक्टिव हाई क्यों है, क्योंकि कि जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं उनका शिल्डिंग इफेक्ट बहुत ही पुअर होता है। सबसे जो अच्छा शिल्डिंग इफेक्ट दिखाता है वो एस ऑर्बिटल, उसके बाद पी ऑर्बिटल, उसके बाद डी, और सबसे पुअर जो शिल्डिंग इफेक्ट दिखाता है वो एफ ऑर्बिटल। तो डी ऑर्बिटल का पुअर शिल्डिंग होने की वजह से यहां पर क्या होता है, अपना यहां पर इनका जो आयोनाइजेशन एनर्जी होता है वो हाई देखने को मिलता है, जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ जिंक, कैडमियम, मरकरी आर वेरी हाई। तो जिंक, कैडमियम और मरकरी का जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। कोई पूछे रीजन, बिकॉज ऑफ दियर फुल्ली फिल्ड N-1, यहाँ पर N-1 D2 10 और NS2 कॉन्फ़िगरेशन। तो फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होता है जिंक का, कैडमियम का, मरकरी का बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है। ओके, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनके ऑक्सीडेशन स्टेट की प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। बोल रहा है कि द ट्रांजिशन मेटल्स एग्जिबिट ए लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जो अपने डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। दिस डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर रिलेटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो ऐसा होने का वजह क्या है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एटम्स का। So the existence of transition element in different oxidation state is due to the participation of inner d orbital in addition to outer ns orbital because energies of the ns and ये ध्यान रखना है कि कोई पूछे कि जो मैक्सिमम वेरिएबल, मतलब ये जो होते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं क्यों है, तो उसका रीजन है कि जो ns ऑर्बिटल होता है और n-1 d ऑर्बिटल जो होते हैं, सब सेल होते हैं, इनका एनर्जी होता है लगभग में सेम होता है, जिसके वजह से ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ओके, और अगर आपको निकालना हो कि यहां पर जो अपना ग्रुप है, यहां पर क्या निकालना है, इन जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट, कि आपको पता करना है कि जो भी आपका एलिमेंट है मैक्सिमम उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा। किसी एलिमेंट का पता करना है कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, तो उसके लिए क्या करना है, मिनिमम, सॉरी यहां पर मिनिमम पता करना है, तो उसके लिए नंबर आप देख लीजिए यस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो देख लीजिए उसमें यस इलेक्ट्रॉन कितने हैं बाहरी सेल वाले में, तो उस तरीके से वो बता लेंगे कि वहां पर अपने उसका मिनिमम कितना होगा ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन अगर आपको पता करना है कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, तो उसमें टोटल जोड़ लीजिए एस के इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ एस इलेक्ट्रॉन, और उसके साथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी के। तो टोटल एस के इलेक्ट्रॉन और जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है डी के काउंट कर लीजिए, उस एलिमेंट का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर निकल के आ जाएगा। ठीक है, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट यहां पर दिया गया, जैसे कि यहां पर स्कैंडियम की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है, 3d1 और 4s2 होता है। तो कोई पूछे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा,
तो यहाँ पर यस के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं, और डी में एक अनपेयर, तो टोटल कितना हो जाएगा 3, तो मैक्सिमम कितना शो करेगा +3। ठीक है, कोई पूछे मिनिमम, तो मिनिमम हो जाएगा +2 हो जाएगा। ठीक है, टाइटेनियम की बात करें तो यहां पर देखिए कितना है 3d2 और 4s2 है, तो मैक्सिमम कितना शो करेगा +4, क्योंकि इसमें 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन और यस में 2 इलेक्ट्रॉन। मिनिमम कितना हो जाएगा, यस में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो यहाँ पर +2 हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार से यहां पर वेनेडियम की बात करें तो मैक्सिमम हो जाएंगे 3 + 2 5, मैक्सिमम 500 करेगा, और मिनिमम जितने यस में है कितने हैं 2 हैं, तो मिनिमम इसका +2 होगा। ठीक, उसी प्रकार से कोई पूछे क्रोमियम का, तो क्रोमियम का क्या बताएंगे कि यहां पर देखिए इसका जो होता है यस में 2 होते हैं ऐसे देखा जाए, और मैक्सिमम कितने शो कर सकते हैं, ये 6। अगर इसमें इसका जो ग्राउंड स्टेट पे होता है कितना होता है 3d4 4s2, यहाँ +2 हो जाएगा इसका मिनिमम, और मैक्सिमम कितना हो जाएगा +6 हो जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसी प्रकार से मैक्सिमम कितना हो जाएगा, डी में 5 है और यहां पर कितने हैं 2 हैं, तो टोटल जो मैग्नीज होता है वो +7 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर दिखा। 3D सीरीज के एलिमेंट में जो मैग्नीज होता है वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना दिखाता है, +7 का। ठीक है, जिसके वजह से क्या करता है अपना वेराइटी ऑफ द कंपाउंड के फॉर्मेशन करता है, कोवलेंट कंपाउंड। आयरन का बात करें तो इसका मैक्सिमम देखेंगे +6 होता है, मिनिमम +2 होता है, और यहाँ पर जो ब्रैकेट में लिखा है ये अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं इनके, ये अनस्टेबल होते हैं, इसके कंपाउंड नहीं मिलते, हाईली अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, कोबाल्ट की बात करें तो यहाँ पर इसका +2 और +3 दिखाई देता है। वहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं निकिल का, तो इसका +2 +3 और +4। ठीक, और कॉपर की बात करें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा इसका +1 और +2, 2 ही इसके दिखाई देते हैं कॉपर के, और जिंक का केवल +2 ऑक्सीडेशन नंबर देखने को मिलता है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, तो यहाँ पर अब इनके जो प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन नंबर की बेसिस पे, इसको आपको ध्यान रखना है। पहला बोल रहा है कि जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है डी ब्लॉक में, वो ऑस्मियम का होता है और रुथेनियम, ये 2 एलिमेंट होते हैं, इनके पास मैक्सिमम +8 तक के ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं। तो यहाँ पर रिलेटिव स्टेबिलिटी की बात की गई है अकॉर्डिंग टू ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। सो यहाँ पर जो आपका स्कैंडियम +3 होता है वो स्कैंडियम +2 से ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि यहाँ पर ये तीनों इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये अपना इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा। उसी प्रकार से टाइटेनियम में चारों इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक जिनॉन में, तो यहाँ आर्गन में, तो ये काफी स्टेबल होगा। इसी तरीके से जो अपना मैग्नीज जो होता है इसका कितना होता है +7 जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, रीजन क्या होता है इनर्ट गैस स्टेबल कन्फिगरेशन। उसी प्रकार से वेनेडियम जो होता है +5 का, वो +4 से ज्यादा स्टेबल होता है। अब वहीं पे बात करें जो Mn+2 होता है वो Mn+3 से ज्यादा स्टेबल होता है, रीजन क्या है, क्योंकि D5 जो होता है वो स्टेबल कन्फिगरेशन होता है। अगर आप Mn+2 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनाओगे तो D5 3D5 होगा जो कि स्टेबल होगा, तो ये आपका +2 ज्यादा स्टेबल होता है +3 से। क्रोमियम का +3 जो होता है वो +2 से ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि जो D3 होता है इज मोर स्टेबल देन D4। जो D3 होता है ध्यान रखना वो D4 से ज्यादा स्टेबल होता है, किसमें, एक्वस सॉल्यूशन में। एक्वस सॉल्यूशन में ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ज्यादा चार्ज रहेगा तो उसका हाइड्रेशन ज्यादा हो पाएगा, तो ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, वहीं पर निकिल +2 का निकिल +4 से, और प्लेटिनम +2 का प्लेटिनम +4 से ज्यादा स्टेबल होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सो अच्छा, इसका रीजन भी ध्यान रखना है कि ऑन द बेसिस ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 4 जो आयोनेशन पोटेंशियल होता है उनके बेसिस पर ये बताया गया है। तो अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कुछ और प्रॉपर्टी की ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे, क्वेश्चन आते हैं इस पे। ठीक है, इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट है एलिमेंट्स का, डी ब्लॉक के एलिमेंट का, वो काफी इंपॉर्टेंट है। सो ऑन मूविंग ए पीरियड स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस। तो पीरियड में आप जैसे जैसे मूव करेंगे तो जो स्टेबिलिटी होता है वो क्या करता है, डिक्रीज करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये +5 में है, यहाँ पर ये +6 में है, और ये आपका +7 में है। ठीक है, तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर दिखाया गया इस तरीके से। ठीक, ऑन मूविंग द डाउन द ग्रुप जो आपका स्टेबिलिटी होता है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का वो इंक्रीज करता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे टंगस्टन का +6 है, ये भी +6 है, बट इसका साइज ऊपर से नीचे आएंगे तो बढ़ेगा, तो इसका स्टेबिलिटी क्या होगा, ज्यादा होगा टंगस्टन का मोनोनर, इसका क्रोमियम का ज्यादा होगा। वहीं रथेनियम का +7 में है, ये ज्यादा स्टेबल होगा, इसका ऑक्साइड टेक्नीशियम से और मैग्नीज से, तो ये आपको ध्यान रखना है ऑर्डर। ट्रेंड्स इन स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट।
तो हाई जो अपने हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट के एलिमेंट होते हैं जनरली इसे हाईलाइट जो होते हैं ऑक्साइड्स होते हैं, इसमें हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ज्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, वहीं पर ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन से एट हाई टेम्परेचर, तो बनाते हैं अपने मेटालिक ट्रांजिशन मेटल के हाइलाइट्स बनाते हैं। और ध्यान के रखना है कि जो फ्लोरीन होते हैं वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं, तो इसके जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट के साथ ये फ्लोरीन के कंपाउंड स्टेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि हायर जो ऑक्सीजन स्टेट वाले जो मेटल्स होते हैं उनके साथ फ्लोरीन स्टेबल होता है, क्योंकि ये क्या होता है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है फ्लोरीन। तो द हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट आर फाउंड, ये जैसे ये हो गया टाइटेनियम प्लस X4 हो गया, टेट्राहाइलाइड है। ठीक है, और जैसे कि अपना वेनेडियम पेंटाफ्लोराइड हो गया, क्रोमियम हेक्साफ्लोराइड हो गया, इस टाइप के जो कंपाउंड है फ्लोरीन के साथ ज्यादा स्टेबल होंगे। ठीक, और वहीं पे +7 ऑक्सीजन स्टेट के जो मैग्नीज होते हैं, मैग्नीज जैसे होता है +4 +7 में, तो नॉट सो बाय सिंपल हाइलाइट, सिंपल हाइलाइट जो होते हैं उसके साथ ये +4 +7 वाला स्टेबल नहीं होता। हाउएवर ये आपको एक कंपाउंड देखने को मिलता है MnO3m इज नोन इन विच द ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होता है, और ये कंपाउंड नेचर में एग्जिस्ट करता है, स्टेबल भी होता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन और फ्लोरीन दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो उसके साथ ये स्टेबल रहेगा इसका +7। वहीं जो फ्लोराइड्स होते हैं रिलेटिवली अनस्टेबल होते हैं लो ऑक्सीडेशन स्टेट में, जो लो ऑक्सीडेशन स्टेट के एलिमेंट होते हैं उनके साथ ये कंपाउंड नहीं बनाते। फॉर एग्जांपल वेनेडियम फॉर्म यहाँ पर इसमें, ठीक है, वेनेडियम डाइहाइलाइड, एंड उसमें जो हाइलाइड रहेगा वो फ्लोरीन नहीं रहेगा, केवल क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन रहेगा। वहीं पे कॉपर कैन फॉर्म इस टाइप के कंपाउंड। ऑन द अदर हैंड द कॉपर +2 हाइलाइट्स आर नोन एक्सेप्ट देन द आयोडाइड। सो दिस इज बिकॉज द कॉपर +2 ऑक्सीडाइज यहाँ पर माइनस आयोडाइड से आयोडीन में। अब यहाँ पर ध्यान कर रखना है कि जो अपना कॉपर होता है, ये देखो यहाँ पर किसमें +2 में है, और यहाँ पर जो कॉपर है वो +1 में है, तो किसकी तरह यहाँ पे एक बिहेव करेगा, ये देखो खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है और दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो यहाँ पर जो कॉपर है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि यहाँ देखो ये -1 से 0 हो गया और खुद क्या हो गया, खुद रिड्यूस हो गया और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर गया, तो यहाँ पर ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। वहीं पर इट हैज ऑब्जर्व दैट मेनी कॉपर +1 कंपाउंड्स आर अनस्टेबल एक्वस सॉल्यूशन एंड दे अंडरगो डिसप्रपोर्शनेशन। तो कुछ ऐसे भी रिएक्शन देखे गए हैं जहां पर +1 जो होता है कॉपर का वो +2 से कम स्टेबल होता है उसका, और वो डिसप्रपोर्शन रिएक्शन दिखाता है। जैसे जो कॉपर +1 है वो देखो कॉपर +1 से कॉपर +2 में और यहाँ पर 0 में कन्वर्ट हो गया, तो एक बार ऑक्सीडाइज हुआ और एक बार रिड्यूस हुआ। जब एक ही कंपाउंड, एक ही एलिमेंट, कंपाउंड का एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो और खुद रिड्यूस भी हो, तो वह उसको बोलते हैं डिसप्रपोर्शन रिएक्शन। तो यहाँ पर डिसप्रपोर्शन रिएक्शन दिखाता है। कॉपर जो +2 में होता है ये ज्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू +1। अब कोई पूछे रीजन, तो इसका रीजन होता है क्योंकि जो अपना +2 होता है उसके ऊपर चार्ज ज्यादा है, तो उसका हाइड्रेशन ज्यादा होगा, उसका हाइड्रेशन ज्यादा होगा तो जो डेल्टा H होगा इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन वो ज्यादा नेगेटिव होगा, स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। तो इस वजह से +2 जो होता है एक्वस सॉल्यूशन में +1 से ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, और वहीं पे ऑक्साइड की बात करें, ऑक्साकेटायंस की बात करें, सो ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं +2 +3 में मोस्टली क्या होते हैं, आयनिक होते हैं, बट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ये कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं। जब वो लोअर ऑक्सीडेशन में होते हैं तो आयनिक कंपाउंड होते हैं, और जो अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं कोवेलेंट में होते हैं। जैसे मैग्नीज हो गया, पर मैग्नेट आयन में वहां पे मैग्नीज जो होता है ऑक्सीजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाया रहता है। ठीक है, जैसे अपना पर मैग्नेट हो गया, इसमें सारे बॉन्ड क्या होते हैं, कोवेलेंट होते हैं। सो इन दिस हायर जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक कैरेक्टर के होते हैं, उसमें एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है, ज्यादा होता है। जैसे क्रोमियम ट्राईऑक्साइड हो गया, गिव्स H2CrO3 एंड H2Cr2O7 एंड MnO2 गिव्स द HMnO4। तो ये क्या करते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं क्योंकि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। V2O5 जो होता है ये एम्फोटेरिक नेचर के होता है, एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी दोनों दिखाता है। एसिडिक विथ अल्कलाइन एज वेल एज गिव्स, ये एनायन भी देता है और इस तरह कीटायन भी देता है, ये एनायन कीटायन दोनों का फॉर्मेशन करता है। और वही मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करें तो जिस ट्रांजिशन एलिमेंट के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं, और जिसके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते वो डायमैग्नेटिक नेचर के एलिमेंट होते हैं। ठीक है, तो जैसे अपना जिंक हो गया, कैडमियम हो गया, मरकरी हो गया, इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते, तो ये डायमैग्नेटिक नेचर के होते हैं। सो मोस्ट ऑफ द जितने होते हैं जिसमें क्या होता है 1 to 9 होते हैं कॉन्फ़िगरेशन में, वो पैरामैग्नेटिक नेचर दिखाते हैं। और आप अगर आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता है तो वहां से आप क्या कर सकते हो, ये कैलकुलेट कर सकते हो इनका मैग्नेटिक मोमेंट, दैट इज
अंडर रूट Nn+2 बोहर मैग्नेट्रॉन, ठीक है। और n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अगर आपके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन पता रहेगा तो यहाँ पर देखिए अनपेयर इलेक्ट्रॉन पता है तो आप फार्मूले में रखकर उसका मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो यूजिंग दिस फार्मूला। इस फार्मूले का यूज करके मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। तो जो अपने ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो आपके इंटरस्टिशियल कंपाउंड का भी फॉर्मेशन करते हैं। उसका रीजन क्या होता है कि जब मेटल्स एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं तो उनके पास उनके उनके एटम्स के बीच में क्या होता है, कुछ स्पेस होते हैं, वैकेंट स्पेस होते हैं, जिसमें कुछ स्मॉल साइज के जो नॉन मेटल्स होते हैं वो उसमें इंसर्ट हो जाते हैं और इंटरस्टिशियल कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि वो हाइड्रोजन हो सकता है, बोरान हो सकता है, कार्बन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, ठीक है। ये आपके नॉन मेटल्स होते हैं जो कि ट्रैप हो जाते हैं वैकेंट स्पेस जो होते हैं एटम्स के बीच में, वैकेंट स्पेस लैटिस ऑफ द ट्रांजिशन मेटल एटम, ठीक है। और ये इस तरीके से नॉन स्टेक्योमेट्रिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं थ्रू आउट द मेटालिक क्रिस्टल। अब जैसे यहां पर देखिए ये अपने मेटल्स के एटम हो गए और यहां पर जो वैकेंट स्पेस था इसमें रैंडमली अपने डिस्ट्रीब्यूट हो गए ट्रैप्ड इनसाइड इंटरस्टिशियल साइट्स में। कौन से हो गए, नॉन मेटल, जो स्मॉल साइज के नॉन मेटल्स है वो यहां पर ट्रैप हो गए। तो इस तरीके से क्या करते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक। और इनकी प्रॉपर्टी की बात करें तो जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड होते हैं ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड होते हैं। ये आयनिक ना ही आयनिक होते हैं ना ही कोवलेंट कंपाउंड होते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा होता है, बहुत हार्ड नेचर के होते हैं और प्योर मेटल से भी हार्डर होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी है, ठीक है। सो ये दे रिटेन द मेटालिक कंडक्टिविटी होता है और केमिकली इनर्ट होते हैं, ज्यादा रिएक्टिव नेचर नहीं दिखाते, ठीक है। और इनके पास कैटालिटिक प्रॉपर्टी भी होता है। जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं ये क्या करते हैं, कैटालिटिक प्रॉपर्टी दिखाते हैं। सो यहां पर जैसे पॉसिबिलिटी ऑफ वेरिएबल ऑक्सीडेशन, कोई पूछेगा ऐसा क्यों, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं ये कैटालिटिक प्रॉपर्टी क्यों दिखाते हैं, तो पहला रीजन क्या है, क्योंकि इनके पास होता है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। दूसरा है कि प्रेजेंस ऑफ फ्री वैलेंसीज ओवर द मेटल सरफेस, तो इनके पास एब्जॉर्प्शन पावर होता है जो कि उनके सरफेस पर केमिकल रिएक्शन प्रोसीड करने के लिए हेल्पफुल होता है। और प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, और वैकेंट डी ऑर्बिटल की प्रेजेंस की वजह से, ये तीनों फैक्टर हैं जिसके वजह से डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपके एक कैटालिटिक एलिमेंट की तरह कैटालिटिक बिहेवियर रिएक्शन में दिखाते हैं, ठीक है। और ये एलॉय का भी फॉर्मेशन करते हैं। एलॉय क्या होते हैं, एक होमोजीनियस सॉल्यूशन होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स को बॉईल करके जब उसको मिक्स करते हैं तो जो सॉल्यूशन बनता है उसको बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सर, जो कि एलॉय होता है। और उसको नॉर्मल टेम्परेचर पर ले जाएंगे तो वो हार्ड सॉलिड बन जाता है, ठीक है। तो अलॉय जो होने चाहिए वो तभी मिक्स होंगे जब एटॉमिक साइज का जो डिफरेंस है वो लगभग में 15% है। अगर उससे ज्यादा हो जाएगा तो एलॉय का फॉर्मेशन नहीं करेंगे, ठीक है। सो अलॉय जो होते हैं वो हार्ड नेचर के होते हैं अपने पेरेंट एटम से, दे हैव द ऑफन हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। सो जैसे ये कुछ अलॉय है, जैसे ब्रोंज हो गया, कॉपर, उसमें कॉपर का रेशियो और स्टील के रेशियो में इसमें मिलाएंगे तो अपना ब्रोंज बन जाएगा। जर्मन सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, निकिल हो गया, उसको 2:1 के रेशियो में मिलाएंगे तो हमारा जर्मन सिल्वर बन जाएगा। ध्यान का रखना है कि जो अमलगम होता है वो एक सेमी सॉलिड होता है, अलॉय कैटेगरी में आता है। बट ये जो होते हैं बाय मिक्सिंग मेटल को जब मिक्स करते हैं हम लोग किसके साथ, किसके साथ, अमलगम बोले तो मरकरी के साथ मिक्स करते हैं तो अमलगम का फॉर्मेशन होता है। लेकिन जो आयरन होते हैं, कोबाल्ट होते हैं, निकिल होते हैं, ये अमलगम का फॉर्मेशन नहीं करते। उसका रीजन होता है ड्यू टू हाई साइज गैप काफी ज्यादा होने की वजह से ये क्या करते हैं, मरकरी के साथ अमलगम का फॉर्मेशन नहीं कर पाते, ठीक। जैसे ये देखिए अपने ये एटम्स के डिफरेंट डिफरेंट, देखिए दूसरा एटम हो गया और यहाँ पर दूसरे दूसरे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एटम्स का डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें, ठीक है। ये मेटम्स हो गए मेटल एम का और ये हो गया डिफरेंट दूसरे मेटल का एटम हो गया। तो ये अलॉय का इस तरीके से फॉर्मेशन होता है, एटम्स इस तरीके से अरेंज रहते हैं। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको आप लोग ट्राई कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए।
पहला क्या बोल रहा है कि फेरोमैग्नेटिज्म इज कंसीडर्ड एज एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। तो फेरोमैग्नेटिज्म क्या होता है? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कौन से होते हैं? ऐसे सब्सटेंस जो मैग्नेटिक फील्ड में क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, वहां पे क्या होता है? स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड में। और इस तरीके से जो अपने फेरोमैग्नेटिक होते हैं वो क्या होते हैं? एक्सट्रीम लेवल के फॉर्म ऑफ मैग्नेटिज्म होते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बात है, जिसमें क्या होता है? मैग्नेटिज्म सबसे हाईएस्ट लेवल का होता है। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट है पहला वाला। दूसरा वाला बोल रहा है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन क्रोमियम+2 इज सेम एज द आपका इसमें Nb में। ठीक है, नियोडीनियम में। तो यहां पे अगर हम लोग बात करें क्रोमियम का, क्रोमियम+2 का तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा यहाँ पर? 3d4। तो क्रोमियम में कितने होते हैं? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वहीं पर Nb+3 की बात करें, यहां पर Nb+3 की बात करें तो यहां पर आपका होता है 3f3 होता है। ठीक है, सॉरी 3f, यहां पर आपका 4f3 होता है। बस ध्यान रखना है कि यहां पर आपके 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस तरीके से इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर अपना दोनों में इक्वल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है बट दूसरा इनकरेक्ट है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। तो ये भी आपका 2025 में आया था। पहला बोल रहा है कि हैबर प्रोसेस में, देखो यहाँ पे प्रोसेसेस लिखे गए हैं और यहाँ पर जो कैटलिस्ट यूज होते हैं उसके रिएक्शन में, उसके बारे में उन कैटलिस्ट का यहाँ पर लिखा गया नाम। ठीक है, सो यहाँ पर पहला क्या है? ध्यान दीजिएगा, हैबर प्रोसेस है। हैबर प्रोसेस में क्या करते हैं हम लोग? अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं, अमोनिया गैस का। और ध्यान रखना है इसमें हम लोग आयरन कैटलिस्ट का यूज करते हैं, Fe का। तो ये हो जाएगा अपना ए। दूसरा है वाकर ऑक्सीडेशन। वाकर ऑक्सीडेशन क्या होता है? इसमें आपका होमोजीनियस हाइड्रोजनेशन होता है एल्कीन का। ठीक है, और इस प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं? PdCl2 का यूज करते हैं फॉर एल्कीन के हाइड्रोजनेशन के लिए। तो ये हो जाएगा अपना बी। अगला है विल्किंसन कैटलिस्ट। ये होता है आपका एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होता है, सब्सटेंस होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं? अच्छा, ये वाला जो होता है अपना वाकर प्रोसेस होता है। ध्यान रखना है कि इसमें हम लोग जो अपना एल्डिहाइड होता है, जो अपना एल्कीन होता है, उसको एल्डिहाइड और कीटोन में यूज करते हैं कन्वर्ट करने में। विल्किंसन कैटलिस्ट का यूज करते हैं हम लोग हाइड्रोजनेशन करने में, होमोजीनियस हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन। और उसमें हम लोग कैटलिस्ट यूज करते हैं, वो हो जाएगा अपना ये सी। और लास्ट है जिगलर नाटा कैटलिस्ट, जो कि हम लोग यूज करते हैं पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन में। जो इथाइलिन होता है उसके पॉलीमराइजेशन में हम लोग जिगलर नाटा कैटलिस्ट यूज करते हैं, दैट इज डी। तो ये हो जाएगा अपना डी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपना कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए बी सी डी। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ध्यान से देखिए। तो बोल रहा है बेयर्स रीजेंट किसको बोला जाता है? बेयर्स रीजेंट क्या होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, जो कोल्ड डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन होता है किसका? पोटेशियम परमैंगनेट का, उसको बोला जाता है बेयर्स रीजेंट। तो अपना सी ऑप्शन होगा करेक्ट। ठीक है, अगला यहां पर देखिए क्या बोल रहा है। सो यहां पर आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आयन विल हैव द सेम स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू विद इन पेयर। तो ध्यान क्या रखना है कि जिसमें जितने इक्वल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसका मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या होगा? इक्वल होगा। इक्वल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इक्वल नंबर ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। तो पहले की बात करें तो यहां पर पहले की अगर हम लोग बात करें तो पहला है अपना Zn+2। तो जिंक+2 में क्या होता है अपना? इसका 3d10 होता है। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? 0 होते हैं। ठीक, यहाँ पे n का वैल्यू लिखता हूं मैं। और वहीं पर टाइटेनियम+2 की बात करें तो जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है यहाँ पर? 3d2। तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें कितने होते हैं? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अगला है क्रोमियम।
क्रोमियम +2, तो क्रोमियम +2 की बात करें तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा 3d4 होगा इलेक्ट्रॉनिक, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 4 होंगे। उसी तरीके से आयरन +2, आयरन +2 की बात करें तो Fe+2 में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या हो जाता है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, यहाँ प्लस चार्ज रहेगा तो ये हो जाएगा 3d4 हो जाएगा। तो इसमें भी 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो जिसमें इक्वल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें इक्वल होगा उसका मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू। और कैसे कैलकुलेट करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू, म्यू इक्वल टू होता है √n+2 बोहर मैग्नेटोन। तो इस तरीके से अपना जो बी वाला होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, अब सी वाले की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे है टाइटेनियम +3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अपना टाइटेनियम में 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है तो ये आ जाएगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, इस तरीके से ये हो जाएगा 3d1, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 1। और कॉपर +2 है तो ये हो जाएगा 3d9, तो 3d9 है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 1। तो इसमें भी इक्वल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक मोमेंट भी इक्वल रहेगा। तो बी और सी में इक्वल होंगे मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू। तो इस तरीके से बी और सी बोले तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर, 2024 में आया था। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट इज सेम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट बताना है तो निकाल लेते हैं हम लोग। सो इसको आप लोग चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, अभी पीछे इसके बारे में बता दिया हूं। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को आप लोग इसको घर पे खुद से ट्राई कीजिएगा इस वाले को। अगला वाला देखते हैं यहाँ पर क्या बोल रहा है। तो बोल रहा है कि द E0 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E0 वैल्यू ऑफ द मैग्नीज +3 to +2 कपल इज मोर पॉजिटिव देन द क्रोमियम +3 से +2 और इससे इतना ज्यादा। तो इन दोनों से क्या होता है, ज्यादा होता है, उसका रीजन क्या होता है ये पूछ रहा है। तो बोले तो यहां पर क्या बोल रहा है कि जो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है किसका, मैग्नीज +3 का जो कि कन्वर्ट होता है मैग्नीज +2 में, इसका वजह क्या होता है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो मैग्नीज +3 में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है इस मैग्नीज का वो होता है 3d4 होता है, जबकि यहां पर मैग्नीज +2 में क्या होता है 3d5 होता है। तो इट हैज टेंडेंसी टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन बिकॉज इट विल अटेन द हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट इज स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। सो दैट्स व्हाई दिस शो द पॉजिटिव मोर पॉजिटिव देन द क्रोमियम और आयरन के E0 वैल्यू से। ठीक है, तो इसका रीजन क्या होगा, क्योंकि ये D4 से D5 कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट होता है। तो अपना इस तरीके से जो सी वाला ऑप्शन होगा ये करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पे बोल रहा है कि द स्टेबिलिटी ऑफ कॉपर +2 इज मोर देन कॉपर +1 सॉल्ट इन द एक्वस सॉल्यूशन ड्यू टू। अभी हम लोग इसका रीजन देखें पीछे ही कि जो अपना कॉपर +2 होता है वो कॉपर +1 से ज्यादा स्टेबल होता है, उसका रीजन क्या होता है, ड्यू टू ग्रेटर इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। इंथैल्पी हाइड्रेशन इंथैल्पी ज्यादा होने की वजह से, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा उसका हाइड्रेशन उतना ज्यादा होगा और इंथैल्पी जो होगा उतना ज्यादा, एनर्जी उतना ज्यादा रिलीज होगा, तो नेगेटिव वैल्यू उतना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा स्टेबिलिटी देखने को मिलेगा। तो रीजन क्या होता है, ड्यू टू द हाइड्रेशन एनर्जी या बोलिए हाइड्रेशन इंथैल्पी, जिसके वजह से जो आपका कॉपर +2 होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है कॉपर +1 से। रीजन क्या है, ड्यू टू हाइड्रेशन एनर्जी, ड्यू टू हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, सो इस तरीके से ये क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है ये हमें बताना है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान से देखिए पहला वाला क्या बोल रहा है, पहला वाला क्या बोल रहा है कि ऑल ट्रांजिशन मेटल एक्सेप्ट स्कैंडियम फॉर्म MO ऑक्साइड विच आर आयनिक। बोल रहा है कि स्कैंडियम को छोड़कर बाकी जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, वो ऑक्साइड बनाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं जो MO के ऑक्साइड नहीं बनाते।
ठीक है, उनका जो ऑक्साइड होता है वो आयनिक नहीं होता, अनस्टेबल होता है। ठीक, तो इस तरीके से पहला वाला जो बात बोल रहा है वो बिल्कुल गलत है। दूसरा बोल रहा है कि द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर करस्पॉन्डिंग टू ग्रुप नंबर ट्रांजिशन मेटल स्कैंडियम अटेनिंग दिस तरीके से। तो यहां पर बोल रहा है कि यहां पर जो इनका ऑक्सीडेशन नंबर है मेटल्स का, ये अपने ऑक्सीडेशन नंबर ग्रुप नंबर के अकॉर्डिंग इनका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। तो बिल्कुल सही बात है, अगर यहाँ पे निकालोगे स्कैंडियम का तो ये कितना आएगा, यहाँ पर ये कितना आएगा, +3 आएगा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, जो स्कैंडियम होता है +3 का होता है। उसी प्रकार से मैग्नीज का निकालोगे तो यहाँ +7 ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, और यहाँ पर ये जो ग्रुप नंबर होता है इसका, ये भी क्या होता है, +7 में बिलोंग करता है। उसी तरीके से आप वेनेडियम का निकालोगे, क्रोमियम का निकालोगे तो सेम अपने ग्रुप नंबर के अकॉर्डिंग इसका उसका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा। तो दूसरा बात जो बोल रहा है ये बिल्कुल करेक्ट है। ओके, अगला बोल रहा है कि बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है V2O3 से V2O4 टू V2O5। तो ध्यान रखना है कि यहां पर ये डिक्रीज करता है, क्योंकि V2O3 जो होता है ये बेसिक नेचर का होता है, V2O4 जो होता है वो एम्फोटेरिक नेचर का होता है, और वहीं पर जो V2O5 होता है वो आपका क्या होता है, एसिडिक नेचर होता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता जा रहा है, एसिडिक नेचर बढ़ता जा रहा है। तो इस तरीके से सी वाला जो बात बोल रहा है वो बिल्कुल गलत है। ओके, डी वाला बोल रहा है कि V2O4 डिजॉल्व इन द एसिड टू गिव दिस सॉल्ट। तो यहां पर ये स्टेटमेंट गलत है, यहां पर ये आपका सॉल्ट नहीं देता, ये आपका VO2- चार्ज देता है। ठीक है, तो ये वाला भी गलत है। ई वाला करेक्ट होगा, बोल रहा है CrO इज द बेसिक बट Cr2O3 इज द एम्फोटेरिक। तो बिल्कुल सही बात है, लोअर ऑक्सीडेशन में है और ये इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, एम्फोटेरिक होगा। तो ध्यान रखना है कि ई वाला क्या होगा, करेक्ट होगा। तो इस तरीके से अपना C एंड D विल बी द करेक्ट। ओके, तो चलिए बाकी के जो क्वेश्चंस हैं इसको होमवर्क में दे देता हूं, 2-3 क्वेश्चन, इसको आप लोग घर पे ट्राई करिएगा। ठीक है, तो ये रहा अपना पहला लेक्चर, जिसमें हम लोग डी ब्लॉक के जो एलिमेंट है केवल उसकी बात की है। अगले क्लास में हम लोग एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं उनका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आई होप चीजें आप लोग को क्लियर होंगी। आप लोग ऐसे रिवाइज करते रहो, पढ़ते रहो, फिर अगले क्लास में मिलेंगे और अगला जो कॉन्सेप्ट है एफ ब्लॉक का उसको स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए सबको बाय बाय एंड टेक केयर।